Hi all students, this is Shashi Goel and welcome back to our YouTube channel Risha Education. And really sorry to all कि मैंने इतने दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था. So really sorry for inconvenience. And thank you so much to Ajay and Neeraj for motivating me, and special thanks to Yuvraj and Janvi to motivating me to continue this series. So आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर है हमारा रियल नंबर. आज का ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज जो ये हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे ये हम अपने थ्रू आउट कोर्सेज़ में यूज़ करेंगे. और सिर्फ ये रियल एनालिसिस में ही नहीं, आने वाले और भी बहुत से, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अगर आप पढ़ोगे कोर्स, या लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ोगे, या फिर आने वाले जितने भी आगे कोर्सेज़ आप जो मैथ्स में सीखोगे, सभी में ये सब चीज़ जो आज हम सीखेंगे उसका बहुत यूज़ होगा. और एक मैं अपने जो भी यंगर्स ब्रदर और सिस्टर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना फर्दर स्टडी कंटिन्यू करना, मैथ्स में आपको बहुत इंटरेस्ट है, सो आपको अगर आईआईटीज़ या किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अगर अपना मैथ्स कंटिन्यू करना है, मास्टर्स और पीएचडी वगैरह, तो आप एटलीस्ट 3 बेसिक कोर्सेज़ जो कि बहुत ही बेसिक है ग्रेजुएशन के लेवल पे, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसकी कोई भी एक अच्छी बुक आप कंप्लीट कर लो. और अगर आप मुझसे सजेशन लेना चाहते हो कि कौन सी बुक आप पढ़ो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऑब्वियसली एसके मापा रियल एनालिसिस, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है आपके कॉन्सेप्ट अच्छे करने के लिए. फिर दूसरा आप जोसेफ गैलिन बनाओ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए, ये बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें कि आपको क्वेश्चंस के थ्रू बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाता है. और थर्ड बुक आप सॉम सीरीज़ बना सकते हो, जिसमें कि आपको लीनियर अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसको सॉल्व करने से आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा बहुत ही अच्छे से. ये 3 कोर्स, बेसिक कोर्स आप कर सकते हो. इसके बाद 2 कोर्सेज़ और होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, बट ये 3 तो बहुत ही बेसिक कोर्स है. और अगर आप आईआईटीज़ से अगर जाते हो एमएससी करने, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ ये 3 बुक, किसी भी 3 बुक को एटलीस्ट कंप्लीट करो. और इसलिए मैंने ये कोर्स को स्टार्ट किया है. मैं कोशिश करूँगा कि ये तीनों कोर्सेज़ और आने वाले और भी जितने कोर्सेज़ हैं, मैं इनके वीडियोज़ ऐसे ही बुक के थ्रू बनाते जाऊँ. और हमारा ये पर्टिकुलर स्लोगन रहेगा, लेट्स रीड टुगेदर, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि मुझे जितना ज्ञान है, मैं सारे जितना मैंने बुक्स पढ़ा, जो भी मैंने वीडियोज़ देखा, जो मैंने अपने आईआईटीज़ में सीखा, सब चीज़ को मिला करके मैं आपको दूँ. क्योंकि उस बेसिस पे आप तो कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि भैया के पास तो इतनी नॉलेज है, बट हम कैसे सीखें वो चीज़ों को. तो इसीलिए मैं कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ. सिंपल जो ये लिखा हुआ है, मैं इसको आपको पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ. जहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है, मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो अगर आप आधा से 1 घंटा सिर्फ अगर पर डे के बेसिस पे देते हो, तो आपका ये रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा. और मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाने का, कुछ एग्ज़ाम्स के थ्रू. और अभी आईआईटीज़ का शेड्यूल हमारा थोड़ा टिपिकल हो जाता है, जैसे अभी हमारा 3rd सेम स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम का इशू होता है. बट मैं कोशिश करूँगा वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे बनाने की. सो थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट. तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा रियल नंबर. तो यहाँ बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे अभी नेचुरल नंबर्स. तो आपको पता है, बचपन में ही हम लोग पढ़ते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. तो काउंटिंग नंबर मीन्स अगर हम मान लो कि 2 पेन को देखते हैं, 3 पेन या 4 पेन को हम देखते हैं, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, मतलब काउंटिंग्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं नंबर्स इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर. तो यही लिखा हुआ है, द नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन. इसको हम देखो, ये एन, ये सिंपल एन ऐसा नहीं है, ये एन ऐसा है. ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था. इसका मतलब होता है स्पेसिफिकली ये नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है. क्योंकि कहीं पे भी अगर ऐसे लिखा जाएगा तो उसे फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि दिस इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. बट अगर सिर्फ ऐसे लिखा होता, तो अगर ये ना लिखा होता तो, लेकिन हम ऐसे अगर लिख देते तो इसका मतलब होता है ये स्पेसिफिकली नेचुरल नंबर को ही डिनोट करेगा. वैसे अगर सिर्फ ये ऐसे आर लिखा हुआ है तो ये किसी का भी सेट हो सकता है. बट अगर जब हम इसे ऐसे लिख देते तो ये पर्टिकुलर रियल नंबर का ही सेट होगा. तो ये हमने कुछ जनरल नोटेशंस बनाए हैं डिनोट करने के लिए सेट्स को. तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट, वी अज्यूम द फेमिलियरिटी विद द अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट एन. तो ये तो हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, 2 अलजेब्रिक ऑपरेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर में. तो ये 2 ऑपरेशंस क्या क्या हैं, जैसे एडिशन आपको पता है कि ए और बी, यानी आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो कैसे ऐड करते हैं, या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. तो ये आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, जो हमने बचपन में ही सीखा था, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स.
फिर ऑल्सो विद द लीनियर ऑर्डर रिलेशन। अब ये लीनियर ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है टोटल ऑर्डर रिलेशन भी आप इसे बोल सकते हो, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। पीछे के जो सेट थ्योरी के लेक्चर्स थे मैंने उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ टोटल ऑर्डर रिलेशन, मतलब ऑल दोज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पोसेट। अब ये पोसेट क्या होता है या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, यानी कि अगर मतलब कि ए और ए दोनों बिलोंग करने चाहिए, मतलब ए अगर बिलोंग कर रहा हो किसी सेट एक्स में तो ए कॉमा ए जो होना चाहिए वो आर में होना चाहिए, जो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं उसमें। फिर पहला होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, फिर होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक, यानी कि ए अगर रिलेटेड हो बी से, बी रिलेटेड हो ए से तो ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए, और एंटी सिमेट और ट्रांजिटिव, ये हो गया एंटी सिमेट्रिक। और एक होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होगा, अगर ए रिलेटेड टू बी हो, बी रिलेटेड टू सी हो, देन ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो अगर ये तीनों रिलेटेड, अगर ये तीन चीज़ फॉलो करते हैं तो इसे हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और अगर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ साथ अगर उसके पास एक ये प्रॉपर्टी हो कि कोई भी अगर एलिमेंट मान लो अगर x के अंदर a1 a2 अगर डॉट 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 an अगर है, तो अगर हम कोई भी इसमें से एक एलिमेंट उठाएं और वो आपस में रिलेटेड हो, अगर मैं बोलूँ कि मैंने a1 लिया और an लिया, तो या तो a1 an से रिलेटेड हो या an a1 से रिलेटेड हो, तो हम बोलेंगे कि इस तरह के जो सेट होते हैं ये टोटली ऑर्डर्ड सेट होते हैं। तो यही आपको बोला जा रहा है कि एक अलजेब्रिक ऑपरेशन लिया हमने और ऑल्सो विद द लीनियर ऑर्डर रिलेशन। अगर हम ये लीनियर ऑर्डर रिलेशन इस तरह कर लेंगे लेस देन n में, नेचुरल नंबर में, इसका मतलब कि वही पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये होता है, सेटिस्फाई करता है। और दूसरा कि हम कोई भी अगर एलिमेंट उठाएं अगर नेचुरल नंबर, आपको पता है कि नेचुरल नंबर से आप अगर कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे, मान लो कि 1 2 3 ऐसे अगर मैं लिखता हूँ, अगर मान लो मैं 3 और 1 को उठाता हूँ तो देखो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 इज़ रिलेटेड टू 3, 3 इज़ नॉट रिलेटेड टू 1 बट 1 इज़ रिलेटेड टू 3, मतलब कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे और पार्शियल ऑर्डर्ड सेट होता ही है ये। तो ये हमने देखा कि बाय a लेस देन इक्वल्स टू b इफ a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a इज़ लेस देन b। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि a इज़ लेस देन b, हमने ये डिफ़ाइन किया है रिलेशन। तो ये मैंने पीछे वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फर्दर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि आप a लेस देन a नहीं लिख सकते हो, लेकिन मैंने पीछे वीडियो में एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छे से इसके बारे में, सो मैं इसमें डिटेल्ड में नहीं जा रहा हूँ। मैंने इसे एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों लिखते हैं और क्या है ये, तो आप पीछे वीडियो देख सकते हो अच्छे से। अब देखो, वी डिस्कस द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ n। तो नेचुरल नंबर के दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एक होता है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। तो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, मैं आपको फिर रिकॉल करा देता हूँ। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी अगर हम मान लो कि हम बोलते हैं कि एस जो है वेल ऑर्डर्ड है, कब, जब इसके जितने भी सबसेट्स होंगे, मान लो कि इसके अगर सबसेट ए है, अगर ए सबसेट है एस का, तो अगर तो ए के पास एक कोई भी एटलीस्ट एलिमेंट होना चाहिए, एक लीस्ट एलिमेंट। तो लीस्ट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया हम काम कर रहे हैं टोटली ऑर्डर्ड रिलेशन में, मतलब जो सेट होगा वो टोटली ऑर्डर्ड सेट होगा, यानी एन जो वो टोटली ऑर्डर्ड है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हम इसके किसी भी दो एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है कि एन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हम सबको कंपेयर कर पा रहे, रिलेटेड बता पा रहे और रिलेशन हमने लिया है लेस देन का, तो इसका मतलब इसके पास लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए। क्योंकि आप मान लो कि ए लेस देन बी लिख रहे हो, बी लेस देन सी लिख रहे हो, ऐसे अगर आप लिख रहे हो तो आप बता सकते हो ना कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा जो कि सबसे रिलेटेड होगा। आपको पता है 1, देखो 1 2 से भी छोटा होगा, 1 3 से, मतलब 1 सबसे रिलेटेड है, तो 1 जो है वो नेचुरल नंबर का लीस्ट एलिमेंट है। तो अगर हम किसी भी सेट को तब बोलेंगे एस को वेल ऑर्डर्ड सेट जब इसकी जितने भी सबसेट्स हों उसके पास कोई भी लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर को हमें शो करना है कि उसके पास, उसके हर एक सबसेट के पास लीस्ट एलिमेंट होता है। तो इम्प्रूव करेंगे अभी, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप पहले सीख लो इसको कैसे प्रूव करते हैं, फिर आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से इसे प्रूव करने का कोशिश करना। प्योर मैथमेटिक्स का यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इसके एक एक छोटे से छोटे चीज़ में बहुत मज़ा आता है सॉल्व करने में, बनाने में, जितना आपको अप्लाइड पोर्शन में पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर में नहीं आता है कि आप बस फॉर्मूला पुट करो और आंसर आ जाएगा आपका। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्योर मैथमेटिक्स। तो देखो हमारा क्या है प्रॉपर्टी, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट। जो भी सबसेट होंगे नेचुरल नंबर के उसके पास लीस्ट एलिमेंट होगा। प्रूफ कैसे करेंगे, पहले इसे हम और एक ये समझ लेते हैं प्रूफ से पहले इसका और एक प्रॉपर्टी, मतलब इसी से जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बोल सकते हैं और क्या,
दिस मीन्स दैट इफ एस इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन देन देयर इज एलिमेंट एम, मतलब इसी को एक्सप्लेन कर दिया गया और कि लीस्ट एलिमेंट होने का मतलब क्या है कि कोई भी नेचुरल नंबर का अगर सबसेट एस होगा, अगर एस इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर देन एस हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट एम, मतलब एस के पास कोई भी ऐसा एलिमेंट एम बिलोंग करेगा जो कि लीस्ट होगा। लीस्ट का मतलब क्या होगा, बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे एस के, ये कैपिटल एस के जितने भी एलिमेंट होंगे स्मॉल एस छोटे वाले, ये छोटा एस, फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, तो जितने भी ये एलिमेंट होंगे एस के वो सब बड़े होंगे इस m से, तभी तो m लीस्ट एलिमेंट होगा, सबसे छोटा एलिमेंट, तो ऐसा m बिलोंग करेगा इस s के लिए। तो इन पर्टिकुलर n इट सेल्फ द लीस्ट एलिमेंट वन, तो n इट सेल्फ हैज़ द लीस्ट एलिमेंट, हैज़ यहाँ पे छूट गया है, तो ये n के पास लीस्ट एलिमेंट होगा 1, हमको पता है। अब ये हम लोग प्रूव करते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है इसका प्रूफ। देखो अब क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले तो हमें क्या दिखाना है कि हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट जो n का होगा उसके पास लीस्ट एलिमेंट होगा। तो पहले उसके लिए हमें सबसेट चाहिए, तो मान लेते हैं s जो है वो सबसेट है नेचुरल नंबर का, तो s भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ n, तो हम इसे नॉन एम्प्टी लेते हैं क्योंकि अगर ये एम्प्टी होगा तो इसके पास तो कोई एलिमेंट होंगे ही नहीं, तो लीस्ट एलिमेंट भी नहीं होगा, इसलिए हम नॉन एम्प्टी लेते हैं। तो नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं नेचुरल नंबर का, और मान लेते हैं कि अब हमें पता है कि अगर s को हम कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं तो उसके पास कोई ना कोई तो एलिमेंट बिलोंग करेगा ही। देखो प्योर मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा खासियत है कि इसमें आपको हर एक, आप एक सिंगल लाइन लिखते हो, सिंगल लाइन आपको मिलेगा क्वेश्चन से, इस लाइन से फिर एक अनदर लाइन, फिर अनदर लाइन, और ऐसे से पूरा जो आपका लास्ट तक होता है वो सिर्फ एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। और किसी किसी चीज़ में जब हमें पता नहीं होता फर्स्ट से, अगर हम सेकंड को इम्प्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रूव करने के बाद हमें सेकंड, या मान लो कि जो हमें लाना है, जो प्रूव करना है, वो प्रूव हम क्या चीज़ से कर सकते हैं, क्या किस प्रॉपर्टी का, या जो पहले से हम थ्योरम्स वगैरह जानते हैं उसमें किस थ्योरम का हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको हम अप्लाई करते हैं और जो हमें चाहिए उसे हम लाने की कोशिश करते हैं। तो देखो पहला हमें क्या प्रूफ करना था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट n का होगा उसके पास लीस्ट एलिमेंट होगा, तो ऑब्वियस सा बात है कि हमें नॉन एम्प्टी सबसेट मानना तो पड़ेगा, हम मान लेते हैं s को। अब ऑब्वियस सा बात है s अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो इसके पास कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो मान लेते हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी कि कोई भी एलिमेंट है जो कि s में बिलोंग कर रहा है, और ऑब्वियस सा बात है कि s में वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और s अल्टीमेटली है नेचुरल नंबर में। मतलब ये बड़ा सारा, मान लो ये बड़ा सारा एक कुआं है, इसमें से एक बाल्टी पानी निकाला गया s, तो s भी तो इस कुएं से, मतलब जो s के अंदर जो एलिमेंट है यानी कुएं का जो बाल्टी का पानी, वो भी तो कुएं का ही पानी है। इसका मतलब s के अंदर जो एलिमेंट निकला है स्मॉल s, ये भी तो है तो इस नेचुरल नंबर का ही पार्ट। तो ये जो जो हमने k निकाला, k s में से लिया हमने, वो k भी तो नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट होगा, तो k कोई भी नेचुरल नंबर होगा। यहाँ तक ठीक है। अब ऑब्वियस सा बात है कि k अगर कोई भी नेचुरल नंबर हमने लिया है, और तो हम क्या करना चाहते हैं, अब हमें हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन पर्पस क्या है, हमें दिखाना है कि इस s के पास कोई भी लीस्ट एलिमेंट होगा। बस इसके लिए हमें एक सेट बनाना होगा। अधिकतर आप याद रखना, हमने जो पास्ट में भी जो प्रूफ्स किए थे, पास्ट के लेक्चर्स में भी, उसमें हमने कोई सेट्स बनाया था प्रूव करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी, तो ये आप स्किल को डेवलप करो कि कैसे हम कोई सेट बनाते हैं और हमारा मेन फोकस क्या होता है उसे बनाने के लिए। तो देखो मेन फोकस हमारा क्या है, कैसे हम बना रहे हैं ये सेट। वी डिफाइन ए सबसेट टी के अंदर हम वो सारे s के एलिमेंट ले रहे हैं, मतलब मान लो हमारे ये s है तो s के हम वो सारे x को ले रहे हैं, क्योंकि हमने s के अंदर कौन सा एलिमेंट लिया था, k, और ऑब्वियस सा बात है कि n जो हमने लिया है वो टोटली ऑर्डर्ड सेट लिया है, तो इसके सबसेट जो होंगे वो भी टोटली ऑर्डर्ड होंगे, मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर हम इसे कंपेयर कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम वो सारे s के एलिमेंट लेंगे, टी हम वैसा सबसेट बनाएंगे जिसमें हम s के वो सारे एलिमेंट लेंगे जो कि k से छोटा होगा, यानी रिलेटेड होगा k से। ऐसे भी सोच सकते हो आप, या ये भी सोच सकते हो जो k से छोटा होगा। मान लो कि ये अगर हमारा s है, यहाँ पे कहीं k होगा, तो इससे छोटा हम सारा एलिमेंट लेंगे, ये t हमारा सेट हो गया, ठीक है। तो ये हम ले रहे हैं बेसिकली। अब ऑब्वियस सा बात है कि t जो है कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ 1 2 डॉट 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 k, क्योंकि हमें पता है कि ये एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं s में, और s जो है वो n का सबसेट है, तो s n से बड़ा तो होगा नहीं, और नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट ही होता है 1 से, तो 1 2 डॉट डॉट डॉट, और t के अंदर जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं x वो k से छोटा है, तो मैक्सिमम ये जाएगा k तक, तो 1 2 से लेकर के k तक ये होगा, मतलब ये सबसेट होगा t इसका 1 2 से लेकर के k तक। अब नेक्स्ट देखो, तो ऑब्वियस सा बात है कि जब t जो है वो इसका सबसेट है, और हमें पता है कि इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट k है, ये इसका जो कार्डिनैलिटी है वो k है, यानी कि फाइनाइट है, और t इसका सबसेट है, तो ऑब्वियस सा बात है t भी फाइनाइट होगा।
और हमें पता है कि अगर कोई भी फाइनाइट सेट होगा तो उसके पास तो कोई लीस्ट एलिमेंट होगा ही, क्योंकि अगर ये कोई फाइनाइट और सब एक दूसरे से रिलेटेड तो हम तो बता ही सकते हैं सबसे छोटा इसमें से कौन सा है। देखो यहाँ पे हमें, आपको लग रहा हो कि जब हम ये कंसिडर कर ही ले रहे हैं तो फिर हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव कोई भी रैंडम सबसेट के लिए करना है। यहाँ पे हमें पता नहीं कि एस जो होगा वो फाइनाइट ही होगा। ये देखो, ये जो हम प्रूव कर रहे हैं एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो हमारा टी आया है ये कोई भी फाइनाइट है, तो फाइनाइट के लिए हम बोल सकते हैं कि इसके पास कोई लीस्ट एलिमेंट होगी, कि इतने ही एलिमेंट है, इसमें से हम देख लेंगे सबसे लीस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि इसके पास कोई भी लीस्ट एलिमेंट m है, तो ऑब्वियस सा बात है m ये 1 से लेकर के k के बीच में ही होगा। अब वी नाउ शो दैट द m इज़ द लीस्ट एलिमेंट ऑफ s, और इसी लीस्ट एलिमेंट को हम शो कर देंगे कि ये s का भी लीस्ट एलिमेंट है। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे शो करेंगे। हम मान लेते हैं कि s कोई भी एलिमेंट है s का, कैपिटल S का। अब क्योंकि अगर हमें शो करना है कि ये जो स्मॉल m है ये लीस्ट एलिमेंट है s का, मतलब कि m जो होगा वो छोटा होगा हर एक स्मॉल s, जहाँ पे फॉर ऑल स्मॉल s बिलोंग कर रहा हो कैपिटल S में। तो इसका मतलब हमें, मतलब ये जो m है हमें ये शो करना, लीस्ट एलिमेंट मतलब हमें ये शो करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि s अगर s का एलिमेंट होगा, ये देखो ये s के पास एक k भी था, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो एलिमेंट k से बड़े होंगे इस साइड, मतलब कि ये जो s होगा ये k से बड़ा होगा ऐसे, या यहाँ पे s होगा यानी k से छोटा, सॉरी ऐसे होगा यानी k से छोटा, सॉरी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। या तो एलिमेंट जो होगा हमारा वो s k से बड़ा होगा या फिर k से छोटा होगा। दो पॉसिबिलिटी ही है, क्योंकि आप कोई भी अगर एक सेट बनाते हो, फॉर एग्जांपल मान लो s मैं बनाता हूँ 1 2 3 4, और इसमें k को मैं ले लेता हूँ मान लो 3, तो इसके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो जो एलिमेंट होंगे या वो 3 से छोटे होंगे तो देखो 1 2, या 3 से बड़े और इक्वल होंगे तो देखो 3 और 4। तो इसमें यहाँ पे हमने कैसा बनाया है, या तो एलिमेंट बड़े होंगे k से या फिर छोटे और बराबर होंगे। तो ऑब्वियस सा बात है, चलो हम पहला लेते हैं केस कि जब हमारा s जो होगा वो k से बड़ा होगा। तो अगर हमारा s k से बड़ा हुआ तो हमने देखो ऑलरेडी क्या किया था कि k हमने क्या किया है m से सॉरी देखो हमने s क्या किया है k से बड़ा लिया है, और यहाँ पे जो k है, जो k हमने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया था कि कोई भी रैंडम एलिमेंट था, और m जो था वो छोटा और इक्वल्स है k से, यानी m जो है वो छोटा है क्योंकि m लीस्ट एलिमेंट है। और देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि s जो है वो k से बड़ा है, तो ऑब्वियस सा बात है s जो होगा वो m से बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब s जो होगा वो m से बड़ा हो जाएगा। तो ये एलिमेंट्स को हम नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो s k से बड़े होंगे उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो s k से छोटा या बराबर होगा उसके लिए ऑब्वियस सा बात है, अगर s जो है वो k से छोटा होगा तो k से छोटे वाले एलिमेंट इसमें जाएंगे t में, तो t में चले गए। अब देखो t के पास तो हमें पता है लीस्ट एलिमेंट है m, तो इसके पास लीस्ट एलिमेंट हो गया, तो दस m इज़ द लीस्ट एलिमेंट ऑफ s, तो ये s का लीस्ट एलिमेंट हो गया। तो देखो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि s के पास दो, अगर हम यहाँ पे अगर मान लो इतना को हम k s मानते हैं, रैंडमली मैं आपको शो करना चाहता हूँ इससे, तो मान लो कि अगर इतना को हम s लेते हैं और ये मान लो कोई k है, तो k के पास दो तरह का पॉसिबिलिटी, या तो एलिमेंट्स बड़े होंगे या एलिमेंट छोटे होंगे। तो अब जो बड़ा एलिमेंट्स होगा, हमने सेट जो t बनाया वो इसको बनाया है, इसको t बनाया है, और हमने दिखा दिया कि ये जो सेट जो है ये तो फाइनाइट है, क्योंकि ये 1 से ही मैक्सिमम, ये जो t होगा ये मान लो यहाँ कहीं 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेके k का सबसेट होगा, तो ये फाइनाइट है, तो ये तो ऑब्वियस इसका इसको लीस्ट एलिमेंट होगा। और हम क्या दिखा दे रहे हैं कि यही इसी का जो t का लीस्ट एलिमेंट होगा वो इसका भी लीस्ट एलिमेंट होगा, मतलब s का, क्योंकि देखो k से जो बड़े एलिमेंट होंगे s के पास उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो लिस्ट तो है नहीं, क्योंकि वो k से भी बड़ा एलिमेंट है। तो हमें छोटे वाले एलिमेंट लेने, तो t का जो लीस्ट एलिमेंट है वही एलिमेंट हो जाएगा, वही लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा s का। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। फिर भी अगर आपको इस ऊपर वाले थ्योरम में भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं फिर आपको इसे समझा दूंगा। और हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैंने ये बुक, तीनों बुक्स जो मैंने आपको रिकमेंड किया, और भी बहुत सारे बुक्स मैंने उसे में डाल दिए हैं उस टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, या आपको अगर कुछ पर्सनल डाउट्स वगैरह हैं आइदर अपने फर्दर स्टडीज़ को लेकर के या इसको लेकर के भी, तो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे भी मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। मैंने वो व्हाट्सअप ग्रुप ही बनाया है इसी पर्टिकुलर एस के मापा सीरीज़ के लिए ही,
तो आप उसमें भी जुड़ सकते हो, मैं उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। लेट एस बी अ सबसेट ऑफ एन सच दैट वन बिलोंग्स टू एस एंड के बिलोंग्स टू एस, देन के प्लस वन बिलोंग्स टू एस, देन एस इज इक्वल्स टू एन। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो एस जो हमारा होगा वो एन के इक्वल होगा। तो ये जो आप ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो हम यूज़ करके सॉल्व करते थे, ये वही चीज़ है। इसे बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, इसी को हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे प्रूव करने के लिए अपने क्वेश्चंस को। तरीका क्या है कि अगर एस के अंदर, ये देखो आपको फील भी आ जाएगा, अगर एस के अंदर एक वन बिलोंग कर रहा होगा और अगर के बिलोंग करेगा एस में, ये आपको पता है, देन के प्लस वन बिलोंग्स टू एस, ये भी अगर हो रहा हो तो ये एस एन के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखो वन, जैसे हमने क्या बोला कि के बिलोंग करेगा एस में, तो के प्लस वन भी बिलोंग करेगा एस में, तो वन तो बिलोंग कर रहा है एस में, इसका मतलब वन प्लस वन यानी कि टू भी बिलोंग करेगा एस में। और जैसे ही फिर टू बिलोंग कर रहा है इसमें तो टू प्लस वन यानी थ्री बिलोंग करेगा इसमें, जैसे ही थ्री बिलोंग कर रहा है इसमें तो थ्री प्लस वन बिलोंग करेगा इसमें। इसका मतलब कॉन्टिन्यू सारे काउंटिंग नंबर्स जितने भी नंबर्स होंगे 1 2 3 4 डॉट 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 सब बिलोंग करेंगे एस में। तो यानी हमारा एस इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो इसे हम प्रूव करते हैं। थोड़ा ये वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी एक भी वर्ड आपका क्लियर नहीं हो, इसीलिए मैं बहुत ही डिटेल्ड में इसे आपको बता रहा हूँ, ताकि अगर आप एक बार वीडियो को देख लो तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आए। भले थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसीलिए शायद एक वीडियो में 2 या 3 पेज ही अच्छे से कवर्ड हो पाए, बट धीरे धीरे फिर हम स्पीड को बढ़ाएंगे। पर अभी मैं स्पीड को बहुत ही स्लो रख रहा हूँ और आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपका सारा एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो देखते हैं इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर हमें n इज इक्वल्स टू एस प्रूव करना है, तो इसका मतलब कि अगर हम n में से s को माइनस करें तो कुछ नहीं बचना चाहिए। तो ऐसे हम एक सेट t बना लेते हैं और हमारा टारगेट होगा अल्टीमेटली कि हम t को 5 प्रूव कर दें। तो हमारा n ऑब्वियसली s के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा ये मेन आइडिया है। तो हम क्या करेंगे, t को ले लेंगे n माइनस एस, लेट t बी अ नॉन एम्प्टी, देन बाय द वेल ऑर्डरिंग, और हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि t जो है वो 5 नहीं है, वो नॉन एम्प्टी है, कुछ है उसके अंदर एलिमेंट। तो इसका मतलब देन बाय द वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ n, और हम लोग जानते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी की कोई भी सबसेट, ऑब्वियस बात है कि t भी जो होगा वो नेचुरल नंबर का ही सबसेट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर से अगर हम कुछ माइनस कर रहे हैं और t उसके इक्वल है तो ऑब्वियस बात है कि वो भी तो नेचुरल नंबर का ही सबसेट होगा। तो अगर t नेचुरल नंबर का सबसेट है, और अभी हमने पढ़ा वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी कि कोई भी सबसेट जो n का होगा उसके पास कोई भी लीस्ट एलिमेंट होगा, तो इसके पास t के पास भी कोई लीस्ट एलिमेंट होगा, मान लेते हैं वो लीस्ट एलिमेंट m होगा। तो अब अगर t के पास लीस्ट एलिमेंट m है, इसको हम बस याद रखते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब 1 तो s में बिलोंग करेगा। क्यों s में बिलोंग करेगा 1? क्योंकि हमने ऑलरेडी लेके ही चला है ऊपर कंडीशन में कि 1 बिलोंग्स टू, ये वाला 1 बिलोंग्स टू s। तो अब देखो 1 बिलोंग कर रहा है s में एंड 1 इज़ द लीस्ट एलिमेंट ऑफ n, ये भी है। अब हम लोग क्या करते हैं, m को 1 से बड़ा ले रहे हैं। क्यों m से बड़ा होगा 1? क्योंकि t जो है वो क्या है, n में से s को माइनस करना है। तो ऑब्वियस सा बात है कि m जो होगा लीस्ट एलिमेंट t का वो 1 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि एक s में बिलोंग कर रहा है अल्टीमेटली। अब t को ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि ये पार्ट हमारा n है पूरा और ये पार्ट हमारा s है, तो t ये होगा, क्योंकि हमें n में से s को हटा देना है तो t आएगा। तो अगर s 1 में बिलोंग, अगर 1 s में बिलोंग कर रहा है तो s इसमें बिलोंग नहीं, 1 t में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब कि जो इसका लीस्ट एलिमेंट होगा वो 1 से तो बड़ा ही होगा, यानी m जो होगा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि m जो है वो t में बिलोंग कर रहा था और 1 हो नहीं सकता, तो 1 से बड़ा ही होगा। और 1 से छोटा भी आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि 1 से छोटा 1 भी होगा, और 0 वगैरह आप ले नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर ही लेना है आपको t अल्टीमेटली, क्योंकि m भी t में बिलोंग कर रहा है। अब नेक्स्ट देखो, अब हैंस m-1 इज़ अ नेचुरल नंबर। ऑब्वियस सा बात है कि m-1 एक नेचुरल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि m जो है 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े वैल्यू से जब आप 1 माइनस करोगे, यानी मान लो 2 से आप 1 माइनस करोगे तो कोई भी नेचुरल नंबर ही आएगा। और दूसरा क्या होगा, क्योंकि हमें पता है m जो है हमारा वो लीस्ट एलिमेंट है t का, तो m में से जैसे ही हम 1 माइनस कर देंगे तो वो तो लीस्ट एलिमेंट नहीं रहेगा t का, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। क्योंकि समझ लो t के पास ये t है, मान लो यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला आपने एलिमेंट ले लिया अल्टीमेटली। मान लो ये एलिमेंट है t का, ये 4, 1 2 3 4, ये 5 एलिमेंट्स है t के। ये मान लो लीस्ट एलिमेंट आपने ले लिया m, तो अब m-1 करोगे तो अब यहाँ पे आ जाओगी, ऑब्वियस बात है t में नहीं होगा, तो यही m-1 जो होगा वो t में तो होगा नहीं। सो m-1 कहाँ पे होगा,
एस में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि m-1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, मतलब इसमें तो बिलोंग कर रहा है, यहाँ तो है इस सेट में। अब टी में नहीं है तो ऑब्वियस सा बात है एस में होगा, तो ये एस में है। अब देखो m-1 एस में बिलोंग कर रहा है, और हमने अभी पढ़ा था ये ऊपर वाला प्रॉपर्टी से कि अगर कोई एलिमेंट k बिलोंग कर रहा होगा तो k+1 भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये देखो, इसका मतलब होगा कि हमारा m-1 क्योंकि बिलोंग कर रहा है तो m-1+1 बिलोंग करेगा, यानी m बिलोंग करने लग गया। देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन का केस है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट टी में होंगे वो एस में हो नहीं सकते हैं, और m टी में था और m एस में भी आ गया, तो देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई m एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि टी के पास कोई एलिमेंट होंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई m एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब टी जो होगा वो फाई होगा, खाली होगा, तो s इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ था, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम 2.13, हम इसी का यूज़ करते हैं, इसी ऊपर वाले का जो हमने पढ़ा था मैथमेटिकल इंडक्शन। ऐसे ही हम बनाते भी थे अपने क्वेश्चंस के बाद। हम 2 क्वेश्चंस देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन का, और मैं कोशिश करूँगा अपने वीडियो को 30 to 35 मिनट्स का ही रखने का, तो शायद 3 पेज ही हमारा इसमें हो पाए इस वीडियो में। तो चलो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। 2.13 लेट Pn बी द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग अ नेचुरल नंबर n। Pn कोई भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या होता है, जो कि आइदर ट्रू हो या फॉल्स हो, उसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग अ नेचुरल नंबर n, क्या स्टेटमेंट है कि P1 इज़ ट्रू अगर P1 ट्रू हो, Pk+1 इज़ ट्रू वैन एवर Pk इज़ ट्रू, देन Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, मतलब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये होता है, ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन की हमने 11th में भी प्रूफ ये यूज़ किया था। अल्टीमेटली इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो कि मैंने ये बॉक्सेज है इस तरह से खड़े किए, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट जो बॉक्स है मैंने ऐसे खड़ा किया, जो आपने साइकिल्स देखा होगा, ऐसे अगर साइकिल्स लाइन में लगी होती है, एक साइकिल को हम गिराते हैं और सब साइकिल अगर सट के अगर लगी होती कि पहला साइकिल अगर गिरे तो दूसरे साइकिल को अगर गिरा दें तो आपको देखो सारे साइकिल्स गिर जाएंगे। तो वैसे अगर मैं ये इंश्योर कर लूँ कि पहला बॉक्स मेरा गिर रहा है, और मैं ये इंश्योर कर दूँ कि अगर पहला ये अगर कोई भी ये बॉक्स अगर गिरता है तो इसके सामने वाला बॉक्स गिरे, इसका मतलब अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर ये पहला बॉक्स गिरेगा तो क्योंकि ये गिर रहा है तो फिर ये गिरेगा, फिर ये सब बॉक्स गिरेंगे। यही सेम कॉन्सेप्ट है इंडक्शन में, कि हम पहले क्या देखते हैं, 1 पे ट्रू है यानी ये ट्रू है, दूसरा कि ये गिर रहा है यानी कि k पे ट्रू है तो k+1 ट्रू होना चाहिए, यानी कि ये अगर गिरे तो ये गिरे। तो सबके लिए ये सही हो जाता है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि अगर सिर्फ ये केस हो तो एस जो होता है वो नेचुरल नंबर के इक्वल हो जाता है, तो सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। तो देखते हैं अब इसमें हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे एस कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है फॉर विच द स्टेटमेंट Pn इज़ ट्रू, मतलब कि वो सारे एस इज़ द सेट ऑफ दूज नेचुरल नंबर। मतलब देखो हमें दिखाना है कि सारे नेचुरल, क्योंकि जब हम सीक्वेंस लेते हैं तो हम A1 A2 ऐसा कोई सीक्वेंस लेते हैं ऐसा, तो इसका मतलब क्या है कि हम वो सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन ले रहे हैं जो कि इस स्टेटमेंट के लिए ट्रू हो। तो मान लो कि इतने सारे एलिमेंट ये हैं जिसके लिए ये सेट ऐसा है जो कि ट्रू है फॉर एन एग्जांपल, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो है ये कुछ है ही नहीं, बचा हुआ एलिमेंट सारे एलिमेंट एस के अंदर ही आ जाएंगे, मतलब सारे के लिए ट्रू हो जाए, मतलब एस को अल्टीमेटली हमें एन दिखाना है। ऐसा हमने क्या किया, वो सारे एलिमेंट्स लिए हैं जिसके लिए Pn ट्रू हो। तो लेते हैं एस हैज़ द प्रॉपर्टीज़, पहला तो एस के पास ये प्रॉपर्टी होगी 1 बिलोंग करेगा और k बिलोंग करेगा एस में, तो k+1 भी बिलोंग करेगा एस में। तो ये दोनों प्रॉपर्टी तो देखो आपको ये ऑलरेडी गिवन है, और हमने ऊपर ही पढ़ा था इंडक्शन से, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, कि अगर ऐसा प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करेगा तो एस और एन इक्वल होगा। क्योंकि देखो ये कैसे हो रहा है, मैं फिर सबको समझा देता हूँ कि ऐसा हमने क्या लिया, वो सारे एलिमेंट जो कि Pn मतलब जिसमें Pn ट्रू हो, मतलब कि वो सारे नेचुरल नंबर जिसमें स्टेटमेंट ट्रू हो। तो हमें क्या बोला जा रहा है, P1 इज़ ट्रू, मतलब कि n का वैल्यू 1 के लिए ट्रू है, यानी कि s इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 जो होगा वो बिलोंग कर रहा होगा s में, क्योंकि हमने s वो सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिया है जो कि Pn को ट्रू दिखा रहा है, तो 1 तो बिलोंग करेगा। फिर क्या बोला जा रहा है कि अगर Pk ट्रू हो, यानी अगर k बिलोंग करे s में, तो k+1 भी बिलोंग करेगा। तो यही तो 2 कंडीशन था हमारा जो हमने ऊपर पढ़ा था इंडक्शन के लिए, ये 2 प्रॉपर्टीज़, अगर 1 बिलोंग करे और ये बिलोंग करे तो इसका मतलब है कि s इक्वल्स टू n होगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, इसका मतलब s और n इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही s और n इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब s और n इक्वल हो गया, इसका मतलब कि ये सेट, मतलब जो s है, s हमने क्या लिया था, वो सारे नेचुरल नंबर जिसके लिए Pn ट्रू हो, तो ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा Pn, तो ये स्टेटमेंट सारे के लिए ट्रू हो गया। तो इसे हम और भी दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि हम 1 से स्टार्ट नहीं करके m से स्टार्ट अगर करें तो m से ज़्यादा सारे के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो, तो ऐसे हम बोल सकते हैं लेट अ स्टेटमेंट Pn इज सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर
सम m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर pm इज ट्रू एंड pk इज ट्रू फॉर pk प्लस वन इज ट्रू फॉर ऑल k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, तो हम लोग बोलेंगे pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ये वही वाला बात हो गया कि इतने सारे हमने साइकिल्स खड़े किए और यहाँ से हमने ये इंश्योर करना स्टार्ट किया कि ये साइकिल अगर गिरता है तो ये साइकिल गिरेगा और ये साइकिल, तो इन दोनों का तो हमें पता नहीं, ये दोनों मान लो सेपरेट रखे हुए हैं अलग से, तो इसका मतलब कि m अगर वो सारे नेचुरल नंबर n जो कि m से बड़े हों उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा। हमने m से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट नहीं करके। अब देखो हमारा कुछ कुछ स्टेटमेंट्स है जो हम प्रूव करेंगे, जैसे कि पहला कि नेचुरल नंबर की हेल्प से कि 1 + 2 + 3 + n करोगे तो n + 1/2 आएगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो हम इसका यूज़ करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का। मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा क्या बोलता है, पहले हम 1 के लिए ट्रू स्टेटमेंट दिखाएंगे, तो n का वैल्यू जैसे हम 1 लेंगे तो आप देखो कि ये वैल्यू क्या आएगा, n = 1 के लिए हमें सिर्फ एक ही लेना है, तो फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ 1 आएगा, एक तक ही लेना है। और यहाँ जैसे आप 1 पुट करोगे तो 1 × 2/2 कट जाएगा तो 1, यानी k = 1, यानी p1 तो ट्रू है। अब हम मान लेते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो pk भी ट्रू है, तो लेट कर लेते हैं कि स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर pk, यानी कि 1 + 2 + k जो होगा k + 1/2 होगा। अब हमें दिखाना है कि pk + 1 भी ट्रू होगा, यानी कि हम अगर इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दें दोनों साइड इस वाले में, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा आ गया pk + 1, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड आ गया pk + 1 स्टेटमेंट का। अब इसे अगर हम जब सॉल्व करोगे आप तो देखो k + 1 कॉमन निकाल लो, तो जैसे आप k + 1 कॉमन निकालोगे और एलसीएम लोगे तो ये ऐड होकर के k + 2 आ जाएगा, k यहाँ से और ये एलसीएम लोगे तो 2/2। तो अब देखो कि जहाँ जहाँ पे हमारा k था, यहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे देखो k + 1 आ गया है, तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट हमारा ट्रू है pk + 1 के लिए भी। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से कि हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। दिस शोज दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ऑल नेचुरल नंबर k + 1 एंड इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर k, मतलब k के लिए ट्रू होगा तो k + 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, यही जो हमने ऊपर पढ़ा कि अगर सिर्फ इसके लिए ट्रू होगा, मतलब k = 1 के लिए अगर ट्रू हो और k के लिए ट्रू हो तो k + 1 के लिए अगर ट्रू हो, तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फिर हम करते हैं p1 के लिए, देखते हैं जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे 1 पे, तो हमारा आएगा, सॉरी 1 हम ले नहीं सकते हैं, हमें 2 से बड़ा लेना है, 2 या 2 से बड़ा तो हम 2 लेते हैं। तो जैसे ही 2 लेंगे तो 2 + 1 का फैक्टोरियल, तो आ जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल यानी 6। और अब यहाँ पे 2 डालोगे इनका वैल्यू तो 4, तो अब वैसा बात है कि 6 बड़ा है 4 से, तो ये 1 के लिए तो ट्रू यानी p1 ट्रू है। अब हम मान लेते हैं pk ट्रू है, यानी कि pk + 1 का मतलब k + 1 का फैक्टोरियल जो होगा वो बड़ा होगा 2 का पावर k से। अब हमें दिखाना है, सॉरी हाँ ठीक है, pk ये pk हो गया हमारा, तो हमारा pk ट्रू है। हमें दिखाना pk + 1 ट्रू होगा, pk + 1 यानी कि बेसिकली k + 2 का फैक्टोरियल हमें दिखाना है। वी हैव टू शो k + 2 का फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर देन 2 का पावर k + 1। इसके लिए बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अब क्या करो, आप इसमें जस्ट क्या करो कि जो आपका स्टेटमेंट जो आपने लिया है ट्रू, जैसे ये वाला आपने ट्रू लिया है, ये वाला आपने ट्रू लिया है, तो इसके लिए आप जस्ट क्या करो, ये अगर आपने ट्रू लिया है, या आपने अगर ट्रू लिया है तो आप जस्ट इसे k + 1 से k + 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये क्या हो जाएगा, k + 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो ये आ जाएगा इस तरह से, इज़ ग्रेटर देन 2 का पावर k। मैंने जस्ट k + 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है और ऑलरेडी मेरा k जो है वो बड़ा है, मतलब नेचुरल नंबर में ही बिलोंग कर रहा है कोई ना कोई, और ऐसे में मैं k को भी 2 से बड़ा ही लूँगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो k + 2 भी पॉजिटिव हो, तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये हमारा जो चाहिए था हमें k + 2 का फैक्टोरियल ये आ गया, क्योंकि हमें पता है n × n + 1 = n + 1 फैक्टोरियल होता है। तो हमारा इस साइड आ गया k + 2 का फैक्टोरियल, और ये ग्रेटर है 2 का पावर k × k + 2 से। अब आप जैसे इसे अगर लिखोगे तो और आप क्या लिख सकते हो, k × 2 का पावर k + 2 का पावर k + 1। अब देखो ये वाला मेरा जो वैल्यू है ये k 2 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सा बात है ये तो वैल्यू बहुत बड़ा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो इसे अगर हम छोड़ दें, नहीं लिखे, तो ये वैल्यू तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा 2 का पावर k + 1 से, क्योंकि आप अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो अब वैसा ये वैल्यू बड़ा है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है। इसे अगर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये वाला वैल्यू अल्टीमेटली इसके इक्वल है, सॉरी इसके इक्वल है, और ये वाला जो वैल्यू है k + 2 फैक्टोरियल इससे भी बड़ा है, और ये वाला वैल्यू जो है इससे भी छोटा है, और ये वाला इससे छोटा है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये वाला तो इससे छोटा होगा ही, तो इसका मतलब k + 2 का फैक्टोरियल जो होगा वो बड़ा हो जाएगा 2 का पावर k + 1 से। अल्टीमेटली इसे हम k + 1 + 1 भी लिख सकते हैं। तो
तो अब देखो जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे k+1 आ गया, यानी pk+1 भी ट्रू है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छे से। बुक में भी इसी तरह से बनाया गया है, तो आप इसे भी देख सकते हो। फिर देखो अब हम क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 35 मिनट का बन गया है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सेकंड प्रिंसिपल समझेंगे, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ये बहुत यूज़ होता है अब आने वाले अगर कोर्स हम स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, या फिर आप अगर आईआईटीज़ या हार्वर्ड या कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह किसी में भी आप जाते हो, तो ये सब प्रिंसिपल्स का बहुत रैंडमली यूज़ किया जाएगा और आपको वहाँ सीखने का भी मौका नहीं मिलेगा, वो डायरेक्टली यूज़ करेंगे टीचर्स। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी पढ़ते हो या लीनियर अलजेब्रा वगैरह, किसी में भी रैंडमली यूज़ होगा ये सारा कॉन्सेप्ट। तो अब ये याद रखना। वो हम देखने के बाद फिर इंटीजर्स देखेंगे, मतलब कि अल्टीमेटली हम नेचुरल नंबर से आगे बढ़ेंगे, मतलब नेचुरल नंबर में और एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो इंटीजर्स बनेगा, फिर रैशनल नंबर बनेगा, उसकी हम अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, डेंसिटी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे आगे। आने वाली वीडियो में आप बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखोगे और आई गारंटीड यू कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप इससे कनेक्टेड रहोगे तो। और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स।